माय नेम इज अमन कुमार सिंह और आप हैं अपने YouTube चैनल मास्टर्स फिजिक्स पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में स्फेरिकल मिरर का नेक्स्ट सेगमेंट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, रे डायग्राम पढ़ेंगे और उनको डिटेल्स में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लेक्चर वीडियोज के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो लेक्चर के वो देखने के बाद खुद से रे डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं? अगर कोई इंसिडेंट रे, मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है और ये आपका इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास करता हो, कहां से पास करता हो? फोकस से पास करता हो, तब हम ऐसे मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। तब हम ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा रे है, ये रे कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे। ये कहां से आया है? फोकस से होते हुए आया है। ये जो रे है ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है और ये फोकस से होते हुए आया है। ये नॉर्मल है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। नॉर्मल जो होता है मिरर का, वो स्फेरिकल मिरर का, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। इसके बारे में मैं पहले ही बताया हूं। तो ऐसे मिरर जिसका इंसिडेंस रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, है ना, और वो इंसिडेंस रे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर फोकस को क्रॉस करता हो, फोकस से पास करता हो, तब ऐसे मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और हमारा कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। कॉनकेव मिरर जो होता है वो हमारा कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। कॉनकेव मिरर जो होता है वो क्या कहलाता है? हमारा कन्वर्जिंग मिरर। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर किसको कहते हैं? सेम सिचुएशन है कि अगर मैं कोई इंसिडेंस रे लूं और वो रे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो अगर मैं ये कहूं कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे जो है कुछ इस तरह से पास करेगी, है कि नहीं? ये रिफ्लेक्टेड रे होगा। इसको जब आप बैकवर्ड ट्रेस करेंगे तो वो इस पॉइंट पे जो है क्या कर रहा होगा? इंटरसेक्ट कर रहा होगा। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो जो अगर फोकस है, वो अगर हमारा फोकस है, तब हम ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो इस केस में हमारा कॉन्वेक्स मिरर जो है वो एक डाइवर्जिंग मिरर की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है? वो ऐसे लग रहा है कि किसी फोकस से, इसके फोकस से क्या हो रहे हो? रिफ्लेक्ट हो रहे हो, इसके फोकस से बाहर निकल रहे हो, ऐसा एपियर हो रहा है। दिस इज एपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच इज अ फोकस ऑफ अ प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। दस कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। तब कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। इफ द इंसिडेंट रेज आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मान लीजिए कि अगर ये आपका इंसिडेंट रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, ये सभी इंसिडेंट रे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, ये है अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तब देन कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस दीज रेज एंड कॉन्वेक्स मिरर diverges these rays, but the point of convergence and divergence lie in focal plane। अब देखो, लास्ट वाले में मैंने क्या बताया था कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कन्वर्जेंस कहां पे होता है? फोकस पे होता है कॉनकेव मिरर के केस में, और एपियर टू कन्वर्ज होता है कहां पे? आपका कॉन्वेक्स मिरर के केस में, है कि नहीं?
यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि अगर इंसिडेंस रे पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो इंसिडेंस रे फोकस को पास नहीं करता, बट उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, जो आई है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, वो कहाँ लाई करेगा? फोकल पॉइंट में। इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ लाई करेगा? फोकल प्लेन में। कहाँ पे? सॉरी, फोकल प्लेन में, है ना। ये प्लेन जो होता है ना, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ मिरर, ऐसे प्लेन को बोलते हैं फोकल प्लेन। जो प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, है ना, और फोकस से पास कर रहा हो, ऐसे प्लेन को हम लोग फोकल प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल हमारा थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंसिडेंस एंगल थीटा हुआ तो रिफ्लेक्टिंग एंगल भी थीटा होगा। और अगर मैं कहूं कि फोकस से ये y डिस्टेंस नीचे इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रे, ओके, और P और F के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपके सामने ये क्या बन गया, ये कुछ इस तरह से बन गया, ये थीटा है, ये स्मॉल f हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो यहां से आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? y अपॉन में f लिख सकते हैं। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? y अपॉन में f लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है? ये कंडीशन है अगर इंसिडेंट रे पैरेलल नहीं हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के, तब, है ना। नेक्स्ट है अपना स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टेड रेज फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो मैं आपके सामने कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों तरह के मिरर रखा हूं, आपको स्टैंडर्ड रे डायग्राम समझा रहा हूं। आप ध्यान से समझना, ये डायग्राम जो मैं आपको 4 पॉइंट समझा रहा हूं, ये चारों रे डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनते हैं। तो ये मैं आपके सामने जो 4 पॉइंट लिख रखा हूं, 1 2 एंड नेक्स्ट 3 एंड 4 होगा, ये चारों जो रे डायग्राम होंगे, ये चारों रे डायग्राम स्टैंडर्ड रे डायग्राम है ना, इमेज फॉर्मेशन के लिए बाय स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले मेरे पास ये है कॉनकेव मिरर, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, और ये है कॉन्वेक्स मिरर। मैं टर्मिनोलॉजी जो है आपको पहले ही समझा चुका हूं, है ना, प्रीवियस लेक्चर में। फिर फोकस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ये पोल हुआ, उसी तरह से यहां भी है। अब पहला कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई इंसिडेंस रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, यहां भी ये देखिए, ये इंसिडेंट रे है और ये आपका रेड कलर वाला जो लाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल होता है तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा, है ना, इसमें फोकस से पास होगा, है ना, इसमें क्या होगा? कॉनकेव मिरर के केस में फोकस से पास होगा, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में, है ना, अपियर टू पास फ्रॉम फोकस रहेगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो है, ये डाइवर्जिंग रे है ना, जो कहां से आता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा? फोकस से आता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में जो रे है रिफ्लेक्टेड रे, एक में क्या हो रहा है? फोकस को क्रॉस कर रहा है ना, और एक में हमारा क्या कर रहा है? जो है अपियर टू क्रॉस फ्रॉम द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर है। ऐसे फोकस को हम लोग यहाँ पे रियल फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल फोकस। और यहाँ पे जो ये हमारा फोकस है, इस फोकस को हम लोग वर्चुअल फोकस बोलते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये जो मैं नॉर्मल बनाया हूं, ये नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो एंगल नॉर्मल के साथ इंसिडेंस रे का होगा, वही एंगल नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो यहां भी एंगल आई और एंगल आर जो होगा, वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर जो होंगे, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। सेकेंड केस में देखिए, सेकेंड केस में दे रखा है इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए कि कोई रे है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा हो,
और वो कहाँ पे फॉल हो रहा हो, कॉनकेव मिरर पे भी, और है ना यहाँ पे इंसिडेंस रे है, ये भी अपीयर टू पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सबसे पहली बात, चूंकि सेंटर से जो यहाँ तक है, ये क्या, ये जो रे होगा इंसिडेंस रे, ये चूंकि सेंटर से पास कर रहा है तो मिरर के ऊपर नॉर्मली फॉल होगा। और अगर कोई रे नॉर्मली इंसिडेंस होता है किसी भी मिरर के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जानते हैं कि वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है। वो अपने पाथ को क्या करता है, रिट्रेस करता है। तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से को ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही पास करेगा। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही, यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ एज्यूम यानी अपीयर टू पास हो रहा है। ओके, तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हो, है ना, तो वो रे मिरर के ऊपर, देखिए मिरर के ऊपर क्या आप कैसे फॉल करेगा, नॉर्मली फॉल करेगा और अपने पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है ना, इट्स पाथ, है ना, और कहां से पास किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास किया। ओके, तो आपने क्या देखा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, जब हमारा कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर रहा हो, पास कर रहा हो। यहाँ पे कॉनकेव मिरर है और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में चूंकि अपीयर टू पास है, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से शो किया है। इसको किससे शो किया है, डॉटेड लाइन से। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ। इंसिडेंट रेज पासिंग थ्रू द फोकस। अगर कोई रे फोकस से पास कर रहा हो तब क्या होगा, अगर कोई रे फोकस से पास कर रहा हो, ठीक है, यहाँ पे फोकस से पास कर रहा है, देखिए ये अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस है। ओके, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस कॉन्वेक्स में है एंड पास फ्रॉम फोकस जो है वो कॉनकेव में है। तब रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। देखिए रिफ्लेक्टेड रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये स्टैंडर्ड रे डायग्राम है कि अगर कोई रे फोकस से पास करता हो और तब जाकर के मिरर पे इंसिडेंस हो रहा हो, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड रे का, कि अगर कोई रे मान लो ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल किया, तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगा, है ना, इंसिडेंस रे, उतना ही एंगल पे ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। वही सेम सिचुएशन यहाँ भी है, वही सेम सिचुएशन हमारा कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में, दोनों में सेम सिचुएशन है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दोनों में जो एंगल होगा वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो ये चारों जो रे डायग्राम आपने सीखा ये स्टैंडर्ड रे डायग्राम है। तो फटाफट रिवाइज कर लीजिए कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो कहां से पास करता है, फोकस से। अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करता है, यानी अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास करता हो तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और अगर कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर यानी पोल पे फॉल होता हो तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इंसिडेंस एंगल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वही प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमें रिलेशन सेटअप करना है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा बेसिक फॉर्म में। चलिए यहाँ हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ते हैं और कुछ अच्छे तरीके से हम लोग F इक्वल्स टू R/2 प्रूफ करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है,
और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है हमारा इंसिडेंट रे। तो मैंने अभी आपको जो स्टैंडर्ड रे डायग्राम बताया है उसमें मैंने क्या बताया कि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो कहाँ से पास करता है, वो फोकस से पास करता है। वो कहाँ से पास करता है रिफ्लेक्ट होने के बाद, फोकस से। तो कॉनकेव मिरर के केस में, अगर ये अपना कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर के केस में हमारा रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कहाँ से पास किया, फोकस से पास किया। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और सी और पी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये आपका नॉर्मल है, ये क्या है, एक नॉर्मल है ना। और जो नॉर्मल है वो हमारा कहाँ से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। नॉर्मल जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। अब इंसिडेंस रे जो है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ थीटा एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन, अगर ये हम एंगल को थीटा कहें, अगर मैं इस एंगल को थीटा कहूं तो हम जानते हैं कि ये वाला रे इंसिडेंस रे और प्रिंसिपल एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल वाला लाइन थर्ड लाइन का काम कर रहा है दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो ऑल्टरनेट एंगल के हेल्प से हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये भी आपका थीटा हो जाएगा। अब आप हमें ये बताइए कि अगर अगर ये भी थीटा है और ये भी थीटा है तो इस ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो गया। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो गया। मान लीजिए मैं यहाँ का नाम m देता हूं, तो ट्रायंगल सी एम एफ में दो एंगल सेम हो गया, तो इन दोनों एंगल के सामने का साइड भी क्या होगा, सेम होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, एफ से सी एम पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं इसको कहूं y, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला भी y हो जाएगा। मुझे क्या करना है, मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या करना है, 2 टाइम्स f प्रूफ करना है, या फोकल लेंथ को r/2 प्रूफ करना है। तो जो जैसे भी हो, हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि CP और CM ये दोनों किसके बराबर है, R के बराबर है। देखिए CP और CM जो है ये दोनों R के बराबर होंगे, कैपिटल R के बराबर होंगे। और आप बताइए कि अगर मैं इस वाले पॉइंट को नाम मैं M दूं तो CM को क्या आप CN प्लस MN लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब आप इस ट्रायंगल में आइए, इस ट्रायंगल में बात करिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर आप लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या एफ एन सी में कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को लिख सकते हैं CN अपॉन में CF, यही लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा CN अपॉन में Y। ओके, यानी यहां से आपका CN जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, y cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। अगर आप ये ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल FNM, देखिए डायग्राम में अगर आप बात करें इन ट्रायंगल FNM, तो n राइट एंगल है और n के सामने जो FM है वो हाइपोटेनियस हो जाएगा, है ना। n के सामने जो FM है वो हाइपोटेनियस हो जाएगा। इस यहाँ पे अगर आप cos थीटा लिखेंगे तो cos थीटा को क्या लिखेंगे, mn बाय fm बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी mn बाय fm यही लिखेंगे। और mn fm को आपने y एज्यूम किया है, तो यहाँ से mn जो है mn किसके बराबर हो जाएगा, y cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब आप इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए r के बदले cn प्लस mn, यही है आपके पास। ये बताइए cn कितना आया, cn आया y cos थीटा, और mn कितना आया, ये भी आया आपका y cos थीटा। अगर दोनों y cos थीटा आया
तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आर को y cos थीटा प्लस y cos थीटा 2y cos थीटा, और यहां से y कितने के बराबर हो गया, r/2 cos थीटा के इक्वल हो गया। तो आपने यहां से अभी क्या कैलकुलेट किया है, y। हमें क्या निकालना है, एफ पी, हमें एफ पी निकालना है। तो आप बताइए कि आप डायग्राम में एफ पी को क्या लिख सकते हैं, एफ पी को लिख सकते हैं सीपी माइनस का सी एफ, है कि नहीं, सीपी माइनस का सी एफ लिख सकते हैं। तो एफ पी को लिखिए सीपी माइनस का सी एफ। अब ध्यान से बताइए सीपी क्या है, आपका आर ही तो है, सीपी क्या है, ये किसके बराबर है, आर के बराबर, और सी एफ को आप वाई लिखेंगे तो माइनस का ये वाई हो गया, यानी ये कितने के बराबर हो गया, आर माइनस वाई के बदले हम लोग लिख सकते हैं r/2 cos थीटा। और एफ पी क्या है, एफ पी आपका स्मॉल एफ के बराबर है, तो यानी स्मॉल एफ हो गया आपका r माइनस r/2 cos थीटा। अब ये तो आपका पहला बेसिक रिजल्ट आया। अगर आप कहें कि इफ इंसिडेंट रे इज वेरी नियरर टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन cos थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली 1, क्योंकि थीटा के स्मॉल वैल्यू के लिए cos जो होता है वो 1 होता है। तब आप f को आप क्या लिख सकते हैं, r माइनस r/2, है ना, cos थीटा की जगह 1 रख देंगे तो यही बचेगा। तो यहां से f जो होगा वो आपको क्या मिलेगा, r/2 मिलेगा। f जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, f मिलेगा r/2। ये आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रे डायग्राम के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो पहले है हमारा कॉनकेव मिरर, है ना, और कॉनकेव मिरर के केस में फर्स्ट पॉइंट हम लोग ले रहे हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे प्लेस किया हुआ हो, तब जो इंसिडेंट रे होगा वो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। और स्टैंडर्ड रे डायग्राम में हम जानते हैं कि अगर कोई इंसिडेंस रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो कॉनकेव मिरर में, किस मिरर में, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास होता है। कहां से पास होता है, फोकस से पास होता है ना। तो जो इमेज बनेगा वो आपका जो इमेज बनेगा वो इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगा, जो इमेज बनेगा फोकस पे बनेगा। तो अगर मैं इमेज की बात करूं तो इमेज कहाँ बन रहा है आपका, फोकस पे। साइज की बात करूं तो साइज जो है वो पॉइंट साइज है, साइज जो होगा ऑब्जेक्ट का वो कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा। चूंकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड है तो नेचर जो होगा वो रियल होगा, इमेज का नेचर जो होगा वो क्या होगा, रियल होगा। तो इमेज फॉर्म कहाँ हुआ, फोकस पे, साइज कैसा हुआ, पॉइंट साइज, और नेचर कैसा हुआ, रियल हुआ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में चलते हैं। सेकेंड पॉइंट में हमारा कॉनकेव मिरर है जिसमें ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखे हैं ऑब्जेक्ट को। अब हम जानना चाहते हैं कि इसका इमेज कहां फॉर्म होगा। तो एक रे यहां से इंसिडेंट रे एक ये हुआ और एक इंसिडेंट रे हमने ये लिया, तो दोनों इंसिडेंट रे स्टैंडर्ड रे डायग्राम के अकॉर्डिंग आप बात करिए। ये वाला इंसिडेंट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल है, तो कहां से पास करेगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्वियस सी बात है फोकस से पास करेगा। कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। और कोई रे अगर पोल पे, हमारा ये वाला इंसिडेंट रे पोल पे इंसिडेंट हो रहा है मिरर के, तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे का होगा उतना ही एंगल किसका होगा, रिफ्लेक्टेड रे का होगा। तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, है ना। तब इस केस में इन दोनों रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, इमेज होगा, वो आपका क्या होगा, इमेज होगा। तो ये आपका क्या बन गया, इमेज हो गया। तो सबसे पहले हम बात करें कि इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, तो इमेज जो हुआ वो फॉर्म हुआ कहाँ कहाँ फॉर्म हुआ, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। दूसरा चीज साइज जो है, साइज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या है, साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में स्मॉल है ना। और नेचर वाइज जो है, नेचर वाइज क्या है, चूंकि नेचर वाइज जो है
जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज है, दोनों सेम साइड है ऑप्टिकल डिवाइस, कॉनकेव मिरर के दोनों सेम साइड है, तो नेचर जो होगा वो हमारा क्या रहेगा, रियल रहेगा। इमेज का नेचर जो रहेगा रियल रहेगा। अब ओरिएंटेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ इमेज। इमेज का क्या ओरिएंटेशन है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है और इमेज जो आया वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो आया है, तो ओरिएंटेशन क्या होगा, ओरिएंटेशन हो गया इन्वर्टेड यानी उल्टा। ओरिएंटेशन हमें कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। चलिए थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। थर्ड पॉइंट में है व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहीं लोकेटेड है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर से स्टैंडर्ड रे डायग्राम को अपने को फॉलो करना है। पहला इंसिडेंट रे हमने ऑप्टिकल डिवाइस पे ये माना और दूसरा इंसिडेंट रे हमारा ये है। तो आप ये बताइए कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो कहां से पास करेगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद, वो तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगा। और अगर इंसिडेंट रे हम फोकस से पास कराएंगे तो वो इंसिडेंट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर की तरफ जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यस और नो, ये दोनों स्टैंडर्ड रे हमने पहले ही सीख रखा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, दोनों का इंटरसेक्शन हुआ है इस जगह पे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। तो उतना जितना साइज का ऑब्जेक्ट था उतना ही साइज का आपका इमेज भी फॉर्म हुआ है ना। तो अगर आप इमेज फॉर्म की बात करें तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ हो तो इमेज फॉर्म कहाँ हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। यानी अगर सी पे रखा हुआ है तो इमेज भी सी पे ही बनेगा। साइज की बात करें तो साइज जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट के इक्वल रहेगा, है ना। तो जो इक्वल होगा मतलब साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही रहेगा, यानी साइज जो हो गया इमेज का वो इक्वल हुआ। नेचर की अगर आप बात करें तो नेचर जो है हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज ऑप्टिकल डिवाइस यानी कॉनकेव मिरर के सेम साइड है, तो ये हमारा नेचर जो होगा वो रियल होगा। और अगर मैं ओरिएंटेशन की बात करूं इमेज का तो आप देख के बता सकते हैं, बताइए ओरिएंटेशन। ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, और इमेज जो आया वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो आया, तो ओरिएंटेशन कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड ओरिएंटेशन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में है व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट को रखा है। अब इंसिडेंट रे के ऊपर बात करते हैं। हमारे पास एक इंसिडेंट रे ये है और एक इंसिडेंट रे ये है, दोनों इंसिडेंट रे। पहला वाला जो इंसिडेंट रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, और ये पास करते हुए कुछ इस तरह से निकल जाएगा। ये हो गया पहला रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा, अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट कराऊं तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये बना रहा है इंसिडेंट रे उतना ही रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगा, और ये रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से निकल जाएगा। दोनों जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वहां इमेज हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म हुआ। तो जो हम लोग इमेज फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूं इमेज फॉर्म की, तो जो इमेज फॉर्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो बियॉन्ड सी हुआ है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के आउटसाइड, है ना। अगर मैं इमेज के साइज की बात करूं तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज जो है वो क्या है, लार्ज है ना। अगर मैं नेचर की बात करूं तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड में हैं, तो नेचर जो होगा इमेज का वो रियल होगा। और अगर मैं इमेज के ओरिएंटेशन की बात करूं तो ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, अबव है, और इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट फोकस, अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, फोकस पे रख दिया। अब हम लोग बात करते हैं इंसिडेंट रे के लिए। तो ये हमारा एक इंसिडेंट रे ये हो गया और एक इंसिडेंट रे हमारा ये हो गया। पहला वाला जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो वो क्या हो जाएगा, फोकस से पास करेगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास कर गया।
और दूसरा वाला जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर पे गिर रहा है, तो वो जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही एंगल यहाँ होगा और ये इस तरह से पास होगा। आप क्या देख रहे हैं, दोनों रे जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो गया रिफ्लेक्शन के बाद। इसका मतलब ये कहाँ पे जाकर के इंटरसेक्ट कर सकता है, इन्फिनिटी पे जाकर के इंटरसेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हमारा जो इमेज फॉर्म हुआ, जो हमारा इमेज फॉर्म हुआ, वो इमेज जो है वो कहाँ पे फॉर्म हुआ, तो वो होगा इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा, पहला कंडीशन। चूंकि इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा तो उसका साइज जो होगा वो क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। नेक्स्ट केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बिटवीन फोकस एंड पोल। तो मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने फोकस और पोल के बीच में क्या किया, लोकेट किया हुआ है। अब इंसिडेंट रे के बारे में बात करिए, तो ये आपका पहला इंसिडेंट रे, ये दूसरा इंसिडेंट रे और ये आपका तीसरा इंसिडेंट रे। जो जो आपका इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगा, वो तो फोकस से पास करेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया। जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर यानी पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, तो जितना एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे एक ये हो गया। और एक रिफ्लेक्टेड रे हमारा चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग है, तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया। अब ये तीनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये किस नेचर के हैं, ये डाइवर्जिंग नेचर के हैं। ये डाइवर्जिंग नेचर के हैं तो इसको बैकवर्ड रिट्रेस करिए। बैकवर्ड रिट्रेस करने के बाद जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे आपका क्या बन रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है। वहां पे आपका क्या फॉर्म हो गया, इमेज फॉर्म हो गया। ये आपका इमेज रहा, है ना। यानी अगर हम बात करें इमेज फॉर्म के बारे में, तो इमेज जो है वो कहाँ पे फॉर्म हुआ है ना। तो पहला आंसर हो गया बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड। दूसरा अगर मैं नेचर की बात करूं, नेचर से पहले मैं साइज की बात कर देता हूं। साइज जो है ऑब्वियसली आप देख रहे हो साइज क्या है, लार्ज है। साइज जो है वो क्या है, लार्ज है। अगर मैं नेचर की बात करूं, नेचर, तो नेचर के केस में आप देखो ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने है और इमेज मिरर के बिहाइंड है, तो ऐसे इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे हम लोग उतार नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट है इसी के अंदर हमारा ओरिएंटेशन इमेज का, ओरिएंटेशन। तो क्या ओरिएंटेशन है ना। तो ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, ऊपर है और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ऐसे इमेज को हम लोग इरेक्ट बोलते हैं। यानी ओरिएंटेशन जो है वो इरेक्ट है, यानी सीधा है। क्या है ये, सीधा है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम। कॉन्वेक्स मिरर में ज्यादा नहीं, दो ही रे डायग्राम इंपोर्टेंट है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। पहला कंडीशन ये है हमारा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, तो ऑब्वियस सी बात है इन्फिनिटी पे जब कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी उसके थ्रू जो इंसिडेंट रे आएंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कुछ इस तरह से क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है ये किस नेचर का है, ये डाइवर्जिंग नेचर का है। तो डाइवर्जिंग नेचर वाले रे को, रिफ्लेक्टेड रे को जब आप बैकवर्ड ट्रेस करते हैं, ध्यान रखिए रिफ्लेक्टेड रे जो होता है ना ऑप्टिकल डिवाइस से, वो अगर डाइवर्जिंग नेचर का हो तो हमने आपको पहले ही बताया है वो जो इमेज फॉर्म करता है वो हमारा वर्चुअल इमेज होता है। देखिए डाइवर्जिंग इमेज, डाइवर्जिंग नेचर है हमारा रिफ्लेक्टेड रे का, तो उसको आप बैकवर्ड ट्रेस करिए, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों फोकस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इमेज जो बन गया वो कहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे लिखेंगे आप इमेज जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। साइज के बारे में बात करेंगे तो साइज कैसा रहेगा, पॉइंट साइज रहेगा। साइज जो रहेगा वो क्या रहेगा, पॉइंट साइज रहेगा, है ना। और दूसरा चीज हम लोग क्या कह सकते हैं, नेचर। नेचर के बारे में आप क्या बताएंगे, बताइए नेचर कैसा रहेगा, तो नेचर इसका क्या रहेगा, वर्चुअल नेचर रहेगा, है ना, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है ना। और
जो रिफ्लेक्टेड रे है वो डाइवर्जिंग नेचर का है। तो रिफ्लेक्टेड रे अगर डाइवर्जिंग नेचर का हो तो इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्लेन मिरर वाले सेगमेंट में ही। सेकेंड पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। कहीं भी ऑब्जेक्ट अगर मिरर के इन फ्रंट में क्या हो, लोकेटेड हो। तो मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है ओ ए, ठीक है। इस केस में ये आपका क्या इमेज था, पॉइंट साइज। यहाँ पे देखते हैं तो चलिए इंसिडेंट रे की बात करते हैं। तो ये एक इंसिडेंट रे ये हो गया और एक इंसिडेंट रे ये हो गया। ये तो पोल पे इंसिडेंट हुआ है तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, है ना। ये वाला जो है ये नॉर्मल है, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। और आपको पता है कि स्फेरिकल मिरर में जो नॉर्मल होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने पास करा दिया। ये भी नॉर्मल है इस वाले इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के लिए, और वो कहाँ से पास कर रहा है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, बैकवर्ड ट्रेस करेंगे। तो बैकवर्ड ट्रेस करने के बाद ये रे जहां पे इंटरसेक्ट हुआ, ये रे जहां पे इंटरसेक्ट हुआ वहां पे आपका क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो ये वाला जो चीज है ये आपका इमेज फॉर्म हो गया किधर की तरफ, बिहाइंड द मिरर। कहां पे इमेज फॉर्म हुआ, तो इमेज जो फॉर्म हुआ वो फॉर्म हुआ बिहाइंड द मिरर, है ना, बिहाइंड द मिरर बिटवीन एफ एंड पी, है ना। इस केस में हमने क्या लिखा था, एट फोकस लिखा था बिहाइंड द मिरर, और इस केस में हमारा बिहाइंड द मिरर बिटवीन एफ एंड पी है। साइज की बात करिए, साइज जो है वो क्या है ऑब्जेक्ट के केस में, है ना। साइज ऑब्जेक्ट के केस में यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, स्मॉल है ना। अगर आप नेचर की बात करेंगे तो नेचर जो है वो वर्चुअल नेचर है ना, वर्चुअल नेचर है। और आप अगर, है ना, इसके ओरिएंटेशन की बात करें, इस केस में ओरिएंटेशन की बात करें तो आप क्या देख रहे हो, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इससे दोनों एबव है, तो दोनों सेम साइड है। तो उस केस में आप इसको क्या लिखेंगे, इमेज का जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, इरेक्ट है। इमेज का जो ओरिएंटेशन है वो कहाँ है, क्या है, इरेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमने पूरा का पूरा रे डायग्राम सीखा, है ना। और आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल मास्टर्स फिजिक्स बाय अमन सर के साथ, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लिए मैं नेक्स्ट जो है स्फेरिकल मिरर का थर्ड पार्ट लेकर के आ रहा हूँ। हम लोग और भी कॉन्सेप्ट्स एंड रे डायग्राम से रिलेटेड चीज़ों को सीखेंगे। तो आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।